प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान पहुंचे तो उनके कार्यक्रमों का एक अहम एजेंडा उद्योगपतियों से मुलाकात का भी था। भारत के लिए जापान एक बड़ा आर्थिक मददगार भी है और रणनीतिक सहयोगी भी। हाल ही में जापान ने वादा किया है कि वो अगले 5 सालों में भारत में पब्लिक और प्राइवेट संसाधनों के जरिए करीब 3.25 लाख करोड़ का निवेश करेगा। प्रधानमंत्री मोदी भी यही सुनिश्चित कर रहे हैं ताकि भारत में विकास के इंजन की रफ्तार को बढ़ाया जा सके। चीन की घेराबंदी करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जापान पहुंचे तो माहौल कुछ ऐसा था। बहुत से भारतीय जमा थे, मोदी मोदी की नारेबाजी हो रही थी। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में कई तरह के पोस्टर लेकर लोग आए हुए थे। एक पोस्टर पर तो यह भी लिखा था कि जो 370 मिटाए हैं वो टोक्यो आए। बच्चे भी बड़ी संख्या में पहुंचे हुए थे। लोग प्रधानमंत्री के पैर छू रहे थे, उनके साथ सेल्फी खिंचवा रहे थे। बहुत से बच्चों ने ग्रीटिंग कार्ड्स बनाए थे। अलग अलग भाषाओं में स्वागत पोस्टर भी तैयार किए हुए थे। प्रधानमंत्री ने सभी बच्चों को आशीर्वाद दिया। तभी एक जापानी बच्चे ने शुद्ध हिंदी में प्रधानमंत्री का स्वागत किया तो मोदी हैरान हुए। मेरा नाम मित्सुकी है, मैं ग्लोबल इंडियन जापान में आपका बहुत स्वागत है। उस बच्चे से पूछा कि हिंदी कहाँ से सीखी? कहाँ से सीख लिया तुमने हिंदी? हैं? बहुत अच्छा जानते हो। वाह। इस बच्चे से हमारे संवाददाता विकास भदौरिया ने भी बात की। बच्चे का नाम रीत्सुकी है, जो जापानी मूल का ही है और जापान में अपने स्कूल में हिंदी सीखता है। ये हमारे लिए सम्मान की बात है कि हमें जापान में आपका स्वागत करने को मौका मिला। इसके बाद प्रधानमंत्री अपने होटल गए, जहां उन्होंने जापान के बड़े बड़े उद्योगपतियों से मुलाकात की। इनमें 4 बड़े उद्योगपति प्रमुख हैं। सॉफ्टबैंक के मालिक मासायोशी सोन, सुजुकी के ओसामू सुजुकी, यूनिक्लो के मालिक टाडाशी यानाई और एनईसी कॉरपोरेशन के चेयरमैन नोबुहिरो एंडो से मुलाकात प्रमुख है। इन चारों उद्योगपतियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग अलग मुलाकात भी की। ये मुलाकातें क्यों महत्वपूर्ण हैं, ये समझने के लिए आपको इन कंपनियों और उनके मालिकों की संपत्ति देखनी होगी। सबसे पहले एनईसी कॉरपोरेशन की बात करते हैं। एनईसी कॉरपोरेशन की मार्केट कैप 85,301 करोड़ रुपए है। इस कंपनी की स्थापना 1899 में हुई थी। कंपनी तकनीकी हार्डवेयर और उपकरणों की अग्रणी कंपनी है। यह कंपनी भारत में 50 के दशक से काम कर रही है। आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात में चेन्नई, अंडमान व निकोबार आइलैंड तक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बनाने पर बात हुई। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने यूनिक्लो के मालिक टाडाशी यानाई से मुलाकात की। इस कंपनी का मार्केट कैप 71,343 करोड़ रुपए का है। कंपनी की स्थापना 1984 में हुई थी और कंपनी रेडीमेड कपड़ों के क्षेत्र में एक अलग पहचान रखती है। अभी भारत में कंपनी के 6 स्टोर हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यूनिक्लो को भारत में अपना कारोबार बढ़ाने का आग्रह किया है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी सॉफ्टबैंक के मालिक मासायोशी सोन से मिले। सॉफ्टबैंक का मार्केट कैप 5,56,000 करोड़ रुपए का है। कंपनी की स्थापना 1981 में हुई थी। यह टेलीकम्युनिकेशन सर्विस की एक बड़ी कंपनी है। सॉफ्टबैंक भारत में स्टार्टअप क्षेत्र की एक बड़ी निवेशक कंपनी है। साथ ही कंपनी भारत में ऊर्जा और फाइनेंस के क्षेत्र में भी निवेश करती है। भारत में इस कंपनी ने अब तक 1,09,000 करोड़ रुपए का निवेश किया हुआ है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी सुजुकी के ओसामू सुजुकी से मिले। सुजुकी का मार्केट कैप 1,19,000 करोड़ रुपए का है। 1920 में कंपनी की स्थापना हुई थी। कंपनी भारत में अपनी पार्टनर मारुति के साथ कारों का निर्माण करती है। कंपनी के भारत में 20,000 कर्मचारी हैं। भारत में सबसे बड़ी बाजार हिस्सेदारी रखने वाली सुजुकी मोटर्स इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन को बढ़ाने में मदद देगी। इन चारों उद्योगपतियों के अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने सरकारी और निजी क्षेत्र के 34 जापानी कंपनियों के मुखियाओं के साथ भी मुलाकात की। इन बैठकों में पीएम ने जहां भारत की आर्थिक संभावनाओं और सरकार की तरफ से दी जा रही कारोबारी सहूलियतों को गिनाया, वहीं जापानी कंपनियों को भारत में अधिक से अधिक निवेश करने का न्योता दिया।
इसके बाद भारतीयों के साथ मुलाकात का समय आया। टोक्यो में प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय के लोगों से मिले। यहाँ प्रधानमंत्री का संबोधन भी हुआ। इस संबोधन में भी उन्होंने भारत के भविष्य का रोड मैप तैयार करने की बात की। जब भारत आजादी के 75 साल मना रहा है, तो वो आने वाले 25 साल यानी आजादी के 100वें वर्ष तक हिंदुस्तान को हमें कहां पहुंचाना है, विश्व में हमारे झंडा कहां कहां कैसे कैसे गाड़ना है, आज हिंदुस्तान उस रोड मैप तैयार करने पर लगा हुआ है। ये संकल्प आप पे बहुत बड़े हैं, लेकिन साथियों, मेरा जो लालन पालन हुआ है, उसके कारण मेरी भी एक आदत बन गई है। मुझे मक्खन पर लकीर करने में मजा नहीं आता है, मैं पत्थर पर लकीर करता हूं। और अब रिपोर्ट देंगे भगवान शिव के केदार धाम की। लेकिन ये रिपोर्ट श्रद्धालुओं की आस्था नहीं, बल्कि उनकी ऐसी हरकतों से जुड़ी है जिससे बाबा का धाम संकट में आ गया है। ये संकट है केदारनाथ पहुंचने वाले रास्ते में फैलाए गए कचरे का। केदारनाथ यात्रा शुरू हुए 16 दिन बीत चुके हैं। इन 16 दिनों में श्रद्धालु केदार धाम के रास्तों में करीब 100 टन कचरा फैला चुके हैं। इस कचरे में बड़ा हिस्सा प्लास्टिक है, जो हिमालय के पर्यावरण को हमेशा हमेशा के लिए तबाह कर सकता है। हालात ये हो चुके हैं कि अब बाबा के कुछ भक्त तो यात्रा को रोके जाने तक की वकालत करने लगे हैं। सवाल यह है कि इस कचरे का जिम्मेदार कौन है, प्रशासन या फिर लापरवाह भक्त जिन्होंने केदार धाम के दर्शन को पिकनिक और मौज मस्ती का ट्रिप मान लिया है। केदारनाथ धाम के दर्शनों के लिए आस्था का ये सैलाब हर रोज इसी तरह बिना रुके बिना थके केदार घाटी की ओर बढ़ता रहता है। श्रद्धालु हर एक कदम के साथ बाबा के और करीब पहुंच जाते हैं। दिन भर घाटी में हर हर महादेव ही गूंजता रहता है। इस भक्ति से भरपूर वातावरण में तब तक सब कुछ अच्छा लगता है जब तक आपकी नजर इन तस्वीरों पर न पड़े। ये तस्वीरें बाबा के धाम से महज 80 किलोमीटर पहले की। यहाँ आप जहां तक नजर दौड़ाएंगे कचरे का अंबार ही नजर आएगा। कहीं प्लास्टिक का ढेर है, कहीं कोल्ड ड्रिंक्स के कैन हैं, तो कहीं मलबा ही मलबा। बाबा के धाम तक ये कचरा कोई और नहीं बल्कि भक्त ही लेकर पहुंच रहे हैं। केदारनाथ पहुंच रहे श्रद्धालुओं ने जिस तरह से कचरा बिखेरा है, उससे साफ है कि न तो बाबा के धाम की साज सज्जा की कोई फिक्र है और न ही पर्यावरण की। अगर हवा चल जाए तो और ज्यादा परेशानी पड़ती है। ज्यादा बहुत आंखों मुझे लगता है यहाँ से लेकर इतना चौक तक धुआं ही धुआं है। कई हादसे हो चुके, कई एक्सीडेंट हो चुके इसी कूड़े के चक्कर में, इसी धुएं के चक्कर में। निगम से ये हटाया जाए। इतनी गंदगी है, इसमें बदबू आती है, कीड़े सड़ते हैं, ढोर बढ़ते हैं, तो इतनी दिक्कत होती है। जो मरीज होते हैं सांस के भी, उनमें बेचारों बड़े बूढ़ों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। केदारनाथ यात्रा के दौरान एक मुख्य पड़ाव है सीतापुर पार्किंग का। केदारनाथ जाने वाले यात्री यहाँ रात में आराम करने के लिए रुकते हैं। यहीं पर लोग रात में खाना बनाते हैं। इस जगह का अब क्या हाल हो चुका है, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये गंदगी का ढेर और ये मलबा भक्तों का ही फैलाया हुआ है। जो हमने वेस्ट सड़क के किनारे या ट्रैक रूट के किनारे या अंदर कहीं गलियों में जो भी था, उसको कलेक्ट करके उसको प्रॉपर्ली साइंटिफिकली डिस्पोज करेंगे और आगे भी ये प्रक्रिया चलती रहेगी। केदारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं को बाबा के दर्शन कराने में इन घोड़ों और खच्चरों की अहम भूमिका होती है, लेकिन बाबा के दर्शन के लिए उमड़ी भीड़ से इन घोड़े और खच्चरों की जान पर बनाई है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ आने की वजह से घोड़े और खच्चरों की मांग बढ़ गई है। ऐसे में मुनाफा कमाने के लिए इन जानवरों के मालिक उनसे जरूरत से ज्यादा काम ले रहे हैं। ज्यादा चक्कर मारने के लिए जानवरों को खाने तक का समय नहीं दिया जा रहा। बिना आराम काम करने से हर रोज घोड़े और खच्चरों की मौत हो रही है। पिछले 16 दिनों में 60 जानवरों की मौत हो चुकी है। जानवरों की मौत होने पर मालिक शव को मंदाकिनी नदी में बहा देते हैं, जिससे नदी का पानी भी प्रदूषित हो रहा है। समस्या है, घोड़े खच्चर मर रहे हैं और नदी में फेंके जा रहे हैं। ये मैंने भी खुद अपनी आंखों से देखा है परसों, ये मेरे आंखों देखा हाल है। और इस पर मैं यही कहूँगी कि कृपया करके जिसके भी घोड़े हैं या अन्य जानवर भी हैं, कृपया नदी में न फेंके और उनको दफना कर, जो विधिवत रूप से हमारे यहाँ होता है कि गड्ढा खोद के उसको दफना और नमक डाल के। काशी से उठे ज्ञानवापी विवाद से
केरल तक विवाद और नफरत का जहर फैल रहा है। नफरत के नए अध्याय के पीछे है पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, भारत का वही मुस्लिम संगठन जो हिंसा और दंगों के बाद सुर्खियों में आता रहा है, जिस पर कई राज्यों में प्रतिबंध भी है, दक्षिण में जिसका बड़ा जनाधार है। ज्ञानवापी मंदिर मस्जिद विवाद के विरोध में पीएफआई ने केरल के अलीपुझा में सेव द रिपब्लिक नाम से एक मार्च निकाला, लेकिन इस मार्च में नारे लगे हेट द रिपब्लिक टाइप। पीएफआई के मार्च में एक बच्चा नजर आया जो नारे लगा रहा था। नारों का मतलब था कि एक दिन बाबरी और ज्ञानवापी दोनों जगह नमाज पढ़ी जाएगी, न बांग्लादेश जाएंगे न पाकिस्तान, यही जिए हैं यही मरेंगे, इसी देश की धरती में गड़ेंगे, लेकिन दफन होने से पहले तुम्हें मिटा देंगे। पीएफआई का नाता आतंकी संगठनों से होने का दावा किया जाता रहा है और इस संस्था पर रेडिकलाइजेशन यानी कट्टरपंथ को बढ़ावा देने के आरोप रहे हैं। इस रैली में भी यही नजर आया। देखिए पीएफआई की रैली में हिंदू और ईसाई विरोध में किस तरह से नारे लगाए गए। काशी से उठा विवाद। सीधी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह तय कर दिया है कि ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन पहले डिसाइड होगी। इसमें यह मांग की गई है कि हमको पूजा का अधिकार दिया जाए। केरल तक फैली नफरत की आग। काशी में वार पलटवार। केरल में पीएफआई का आर पार। बच्चा है, वयस्क नहीं, इसीलिए चेहरा ब्लर है, लेकिन पीएफआई के मार्च में शामिल इस बच्चे का असल चेहरा है उसके आसपास की भीड़ की नफरत भरी बोली। पीएफआई ने ज्ञानवापी सर्वे के विरोध में मार्च केरल के अलीपुझा में निकाला था, तो नारे भी मलयालम भाषा में लगाए गए। जरा गौर से सुनेंगे तो 2-4 शब्द समझेंगे, लेकिन गौर से पढ़ेंगे तो सब समझेंगे। नफरत के कंधों पर सवार इस बालक के मन में घृणा और बैर भरा गया है। भीड़ क्रोध में है और तैयारी है भय फैलाने की। इनके निशाने पर कौन है, ये इस नारे से समझिए। नारे में कहा गया है कि अंतिम संस्कार का सामान जुटाओ, फूल जुटाओ, चावल तैयार रखो, धूप लोबान सबका इंतजाम करो। शनिवार को पीएफआई के मार्च में हिंदू विरोध में नारे लगाए गए। नारों के जरिए हिंदुओं को मारने की धमकियां दी गई। ईसाइयों के विरोध में भी मार्च में नारे लगाए गए। गैर इस्लामिक लोगों को कहा गया कि वैसे जिए जैसे हम आपको जीने के लिए कहते हैं। अगर केरल में रहना है तो हमारे हिसाब से रहना होगा। सभ्यता से जिए, वरना हम जानते हैं कि आजादी कैसे लागू की जाती है। पीएफआई केंद्र सरकार के विरोध में 26 जनवरी से ही सेव द रिपब्लिक नाम का मार्च निकाल रही है, लेकिन ये मार्च ज्ञानवापी सर्वे के विरोध में निकाला गया। केरल के अलीपुझा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और विवादित भी। हिंदू संगठनों ने पीएफआई पर देश में हिंसा की साजिश का आरोप लगाया है। हिंदू संगठनों का कहना है कि मुस्लिम समाज को भड़काने के लिए पीएफआई बच्चों का इस्तेमाल कर रहा है। पीएफआई की रैली में शामिल बच्चे का वीडियो वायरल होने के बाद एनसीपीसीआर यानी राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी कर ली है। इस तरीके की गतिविधियों में बच्चों को इन्वॉल्व किया जाना जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 83 का उल्लंघन है, और जो कोई भी बच्चे को एक्चुअल चार्ज में अपने पोजीशन में रख के, अपने साथ रख के इस तरीके के काम करवाता है, वो भी जेजे एक्ट की धारा 75 में अपराध है। वीडियो पर विवाद भड़कने के बाद एक बार फिर ये आरोप लगने लगे कि पीएफआई का कनेक्शन आतंकी संगठनों से है।
ये पीएफआई सदैव अलगाववादी संगठन ही है और आतंकवादी संगठनों से इनके प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इनकी मिली भगत है। 2024 तक जब तक लोकसभा का चुनाव नहीं हो जाता है, पूरे देश के माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया जाएगा और ध्रुवीकरण की राजनीति होगी। तो ये सब सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। राजनीतिक हित के हिसाब से अपने अपने दावे हैं, लेकिन सच तो ये है कि जब भी देश में कोई बड़ी हिंसा या बड़ा दंगा भड़कता है तो साजिश के पीछे पीएफआई का नाम भी उछलता है। सीएए एनआरसी के हिंसक विरोध प्रदर्शन की साजिश में पीएफआई का नाम आया। फरवरी 2020 को दिल्ली दंगे की साजिश का आरोप पीएफआई पर लगा। फरवरी 2021 में यूपी पुलिस की टास्क फोर्स ने दावा किया कि पीएफआई को दूसरे देशों की खुफिया एजेंसियों से फंडिंग होती है। जनवरी 2020 में ईडी ने जांच के बाद दावा किया कि पीएफआई के खातों में विदेशों से फंड आता है। दिसंबर 2019 से जनवरी 2020 के बीच पीएफआई के खातों से करीब 1.5 करोड़ रुपए निकाले गए थे। जनवरी के महीने से ही देश के अलग अलग इलाकों में सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गए। कर्नाटक के हिजाब विवाद में हिंदू संगठनों ने पीएफआई पर मुस्लिम छात्राओं को भड़काने का आरोप लगाया। रामनवमी और हनुमान जयंती पर हुई हिंसक घटनाओं के पीछे पीएफआई का हाथ होने का अंदेशा जताया गया। केरल में इनकी गतिविधियां चरम पे हैं और जब कर्नाटक में भी सिद्धरामैया की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उस समय भी कर्नाटक में पद संचलन का काम होता था और पीएफआई के द्वारा और इन अलगाववादी संगठन के द्वारा 23 हिंदुओं की हत्या उस समय हुई थी। ये तो हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो वहाँ पे अंकुश लगा है। पीएफआई की अपनी वर्दी है, अपनी पहचान है और अपना एक संविधान है। उसके कार्यकर्ता मिलिट्री टाइप ड्रेस पहनकर सड़कों पर निकलते हैं। पीएफआई की बुनियाद रखे जाने के बाद से ही उसके नाम पर विवादों की एक लंबी फेहरिस्त हो गई थी। पीएफआई पर मुस्लिम समाज में कट्टरपंथ को बढ़ावा देने के आरोप लगते रहे हैं। आतंकी संगठन सिमी पर प्रतिबंध लगने के बाद यह माना जाता रहा है कि पीएफआई ही सिमी का बी विंग है। 19 मई को ही सूफी इस्लामिक बोर्ड ने भी कहा था कि पीएफआई अल कायदा के इशारे पर देश में माहौल बिगाड़ रहा है, लिहाजा उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। पीएफआई का पर्याय विवाद कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस पर आतंकी संगठनों से संबंध रखने, राजनीतिक मकसद से हत्याएं करने के आरोप लगते रहे। 17 फरवरी 2007 को पीएफआई की बुनियाद रखी गई थी। ये संगठन दक्षिण भारत के 3 मुस्लिम संगठनों को मिलाकर बना था। इनमें केरल का नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, कर्नाटक फोरम ऑफ डिग्निटी और तमिलनाडु का मनीथा नीति पसराई शामिल थे। पीएफआई का दावा है कि इस वक्त देश के 23 राज्यों में इसका संगठन सक्रिय है। दक्षिण भारत के राज्यों में इस संगठन का बड़ा जनाधार है। पीएफआई खुद को मुस्लिमों, आदिवासियों और दलितों के हित के लिए लड़ने वाला संगठन बताता है, लेकिन कई मामलों में यह संगठन जांच एजेंसियों के रडार पर भी है। केरल से सामने आए एक वीडियो ने पीएफआई नाम के संगठन पर एक बार फिर सवालिया निशान लगा दिया है। धर्मांतरण की मुहिम, हिंसा फैलाने की साजिश और आतंकी संगठनों से कनेक्शन से आरोप पहले भी पीएफआई पर लगते रहे हैं। पीएफआई पर भारत में कट्टर इस्लामिक एजेंडा चलाने के आरोप भी लगे हैं। जैसा माहौल इस समय है, उसके लिहाज से इस समय देश के कई राज्यों में पीएफआई के जनाधार में उभार भी देखने को मिला है। ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर विवाद मामले पर आज वाराणसी की जिला अदालत में सुनवाई हुई। 45 मिनट तक दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। कल दोपहर 2 बजे इस अदालत अपने फैसले को सुनाएगी। अदालत को तय करना है कि इस विवाद में सुनवाई की आगे की प्रक्रिया क्या होगी। आज अदालत में पूजा स्थल कानून के सेक्शन 3 और 4 पर बहस हुई। मुस्लिम पक्ष ने दलील दी कि यह मामला सुनवाई के लायक ही नहीं है और इसीलिए कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत याचिका दाखिल की। ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत प्रतिवादी पक्ष को यह अधिकार मिलता है कि वो दावे को चुनौती दे। इसके तहत कोर्ट ये तय करता है कि मामला सुनवाई के लायक है या नहीं। आज अदालत ने सर्वे कमीशन की रिपोर्ट के बारे में भी जानकारी ली। अब मंगलवार को इस मामले पर अदालत अपना फैसला सुनाएगी। आज की सुनवाई में दोनों पक्षों की ओर से 19 वकील और 4 याचिकाकर्ता मौजूद रहे। हिंदू पक्ष ने आज अदालत में सर्वे रिपोर्ट के वीडियो और फोटो की भी मांग रखी। आज की सुनवाई में मुस्लिम पक्ष ने दलील दी कि ज्ञानवापी में बरसों से नमाज होती रही है और इसलिए ये मामला सुनवाई लायक नहीं है। हिंदू पक्ष ने दलील दी कि भले ही यहां नमाज होती आ रही हो, लेकिन ज्ञानवापी मूलतः मंदिर ही है। अब मंगलवार को अदालत में क्या होने वाला है, ये भी समझ लीजिए।
आज माननीय न्यायालय ने अपना ऑर्डर रिजर्व रखा है इस आधार पे कि आगे अब इस केस का प्रोसीजर क्या होगा, अगली तारीख सुनवाई की क्या होगी। हमने अपनी तरफ से एप्लीकेशन दी थी कि जो कमीशन की रिपोर्ट फाइल हुई है उसकी सीडी और फोटोग्राफ्स हमें प्रोवाइड की जाए और कमीशन की रिपोर्ट जो है इस केस के रिकॉर्ड में पढ़ी जाए ऑर्डर 7 रूल 11 की हियरिंग पे। जो विपक्षी हैं उन्होंने कहा कि ऑर्डर 7 रूल 11 की सुनवाई पहले की जाए, तो माननीय न्यायालय ने आज अपना ऑर्डर सुरक्षित रखा है और एक प्रोसीजर बनाया जाएगा जिसके तहत अब इस मामले की सुनवाई आगे होगी। कौन सी डेट पे सुना जाएगा, किस ऑर्डर में सुना जाएगा और कब अगली सुनवाई की तारीख है, ये सारी बातें कल पता चलेंगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 20/5/2022 को ये तय कर दिया है कि यह पत्रावली सिविल जज सीनियर डिवीजन के कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी की कोर्ट में भेजी जाए और डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी जो हम लोगों की तरफ से अंजुमन इंतजामिया की तरफ से इस दावे को खारिज करने के लिए ये दावा मेंटेनेबल नहीं है, उस एप्लीकेशन पर सुनवाई के लिए प्राथमिकता के तौर पर आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। मैंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए एक एप्लीकेशन लेकर के कोर्ट से निवेदन किया है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पारित आदेश दिनांक 20/5/2022 के अनुपालन में पहले हमारे 7/11 की एप्लीकेशन पर सुनवाई की जाए, उसके बाद इस मुकदमे को यही पता होगा ये पोषणीय है कि नहीं है। कोरिया सिटी जानिए ना, कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।